प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि 4200 पे ग्रेड की जितने भी नौकरियां हैं उससे या उससे नीचे की उनमें इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन इंटरव्यू तो हो रहा है। तो इंटरव्यू की और लंबे समय से मांग कर रहे हैं प्रदेश के नौजवान युवा कि इन भर्तियों में इंटरव्यू खत्म किया जाए, लेकिन इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ आ रहा है। उनको नैतिकता की दृष्टि से बजट पढ़ना ही नहीं चाहिए था, किसी दूसरे जिम्मेदार व्यक्ति को ये बजट पेश करना चाहिए था। इससे प्रदेश में एक मैसेज जाता है कि जो भाजपा संस्कार, संस्कृति, धर्म और प्रभु राम का नाम लेकर लोगों को गुमराह करके राजनीति कर रही है, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे तो खरी उतरने का काम करती, लेकिन नाउम्मीदी भरा, युवाओं को हताश करने वाला, किसान का शोषण करने वाला, महिलाओं के लिए सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। इस प्रकार का बजट इस प्रदेश के लिए बहुत खतरनाक है। आरपीएससी को भंग करने की बात जब ये सत्ता में नहीं थे तब कह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका भी नहीं हुआ। 1 लाख स्थायी रोजगार की बात है जो बार बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कह रहे हैं, उसका कोई अता पता नहीं है। इसमें आप दूर दूर तक देखोगे तो कहीं पर भी स्थायी रोजगार की गारंटी या स्थायी रोजगार की बात ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द खटक। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज राजस्थान का बजट प्रस्तावित हो चुका है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज वो बजट प्रस्तावित कर दिया है। करीब 3 घंटे जो है ये बजट भाषण चला है और तमाम तरह की जो है कयास लगाए जा रहे थे, आशंकाएं थी और उम्मीद भी जताई जा रही थी सरकार से कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बजट होगा। जब दिया कुमारी से बजट पेश करने से पहले बात की गई तो उन्होंने कहा भी था कि ये बजट समावेशी होगा, यानी कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला होगा। खासकर अगर बात करें तो उम्मीद ये थी कि 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। संविदा पे जो कर्मचारी है उनको अभी हमने बीते दिनों देखा कि जयपुर में भी बहुत सारे ऐसे विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें जो संविदा कर्मचारी है उनको रेगुलर कर दिया जाए, उनको परमानेंट कर दिया जाए, लेकिन ऐसी कुछ घोषणा नहीं हो पाई है। अभी सर हमारे साथ है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के जो मुद्दे होते हैं, अक्सर जो प्रोटेस्ट वगैरह चलते हैं उनमें सर अपनी भागीदारी निभाते हैं और हमेशा युवाओं के लिए बोलते नजर आते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या विचार है। आखिर ये बजट जो आज दिया कुमारी जी ने जो दे दिया है, प्रस्तावित कर दिया, कितना संतुष्ट करता है आपको? सबसे पहले तो आपके चैनल द खटक का धन्यवाद कि आपने बजट को लेकर युवाओं के बीच में उनका विचार सुनने के लिए युवाओं के बीच में आप आए हो। ये जो बजट है आज पेश किया गया, युवाओं को काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नाउम्मीदी भरा बजट शायद पहले राजस्थान के इतिहास में कभी आया नहीं होगा। क्योंकि जितनी भी भर्तियां हैं, लगभग 12-13 या 15 हज़ार के आसपास भर्तियां हैं, वो सारी संविदा पर है। स्कूल शिक्षा में लगभग 1.25 लाख पद रिक्त हैं, लेकिन एक भी पद पर भर्ती की घोषणा सरकार ने नहीं की गई। उस शिक्षा में लगभग 10 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें एक भी परमानेंट टीचर नहीं है। इसके अलावा हाई एजुकेशन में जो राज्य इसमें कॉलेजें चल रही हैं उनमें शिक्षा वीर योजना लाने का प्लान चल रहा है, सरकार ने पिछले कैबिनेट में कहा, लेकिन उनको विश्वविद्यालय जो कॉलेज हैं उनको सरकार खुद चलाएगी, इस पर कोई इन्होंने प्लान नहीं बताया है। जबकि जो उस शिक्षा के जो लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। नेट सेट पीएचडी डिग्रीधारी लोग भी विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा आप आइए, आरएस की भर्ती की कोई बात नहीं की गई है। इसके अलावा ये भी जताई जा रही थी कि आरएस की जो परीक्षा उसको छोड़कर सभी से इंटरव्यू की प्रोसेस हटा दी जाएगी, लेकिन ऐसी कोई भी घोषणा। देखिए, लंबे समय से राजस्थान में जो साक्षात प्रक्रिया है उसको लेकर विवाद होते आए हैं, और विशेष रूप से विवाद जैसे पिछले एसआई भर्ती में हुआ था, और उसका परिणाम ये हुआ कि पेपर भी आउट हुआ, इंटरव्यू में भी गालामेली हुई, और एसओजी ने जिन लोगों को पकड़ा उन्होंने कहा कि इंटरव्यू में हमने किस प्रकार से गलत हथकंडों के माध्यम से नंबर प्राप्त किए हैं। देश के तमाम राज्यों में इंटरव्यू नहीं है। परमार सीट घोटाले में आरएसएसबी का नाम आया है, न उसको भंग किया गया है। अब इन्होंने कहा कि राजस्थान स्टेट जो एनटीए है उसकी टेस्टल एजेंसी की तरफ राजस्थान में एक ऐसी नई एजेंसी बनाई जाएगी। तो जो पुरानी एजेंसियां उनका क्या करोगे आप? व्यावसायिक शिक्षा की बात है, व्यावसायिक शिक्षा की बात जो पिछले साल केंद्र से जो बजट आया था उस बजट का क्या हुआ? लगभग 4000 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षक लगाने थे, कितने में लगाए? सवाल यही है। बात कर रहे हैं एआई की, स्किल डेवलपमेंट की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, कहीं दूर दूर तक किसी भी विश्वविद्यालय में ऐसा रोड मैप नहीं होगा जिससे स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाए और लोगों को रोजगार दिया जाए। ये कह रहे हैं कि हम इतने हजार नलकूप लगाएंगे और इतने हेडपम्प लगाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि पहले बजट में 25,000 जो टेक्निकल सहायक कर्मचारियों की भर्ती की बात हुई थी वो पिछले बजट में कितनी कर दी? इस बार कह रहे हैं 3,000 की कर देंगे। तो भाई साहब ये बताओ तो सही ना कि भाई पहले बजट की घोषणाएं कहाँ गई? अच्छा सर, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो आपने बोला कि स्किल की जब हम बात करते हैं तो 1000 युवाओं के लिए घोषणा की गई है कि उनको अलग अलग भाषाओं में, जैसे कोरियन और तमाम तरह की लैंग्वेज है, उनमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि आजकल क्योंकि हम ग्लोबल बात करते हैं, बाहर जाके भी बच्चे स्टार्टअप यूज़ करते हैं, कितना फ़ायदेमंद होने वाला है? देखिए, इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल है कि राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, उसमें जर्मन, फ्रेंच,
और जो भी 3-4 जो आउट ऑफ इंडिया की जो लैंग्वेज हैं, जो वर्ल्ड में पर्यटन की दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से देखा जाता है, उनकी स्थिति क्या है? कहीं न कहीं आप स्कूल में कैसे लागू करोगे? कौन पढ़ाएगा? कैसे बच्चे सीखेंगे? जिन बच्चों को आप एक तरफ इंग्लिश मीडियम स्कूलें बंद कर रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि हम जर्मनी और जापान, फ्रांस की लैंग्वेज सिखाएँगे, तो क्या पॉसिबल है ये? स्कूल ऑन व्हील्स की भी बात की गई है, क्या लगता है कितना इनोवेटिव आइडिया देखिए, 1 सवा लाख पद रिक्त हैं है? और स्थायी भर्ती की एक भी बात नहीं है। और जो चलता-फिरता स्कूल ये खोलेंगे, तो कोई बच्चा आज अगर वो स्कूल अगर आज चल रही है, वो बच्चा आज पढ़ेगा तो कल उसको पढ़ाएगा कौन? उसकी क्या व्यवस्था है क्या? सिर्फ़ नाम कमाने के लिए, सिर्फ़ उन डीएनटी समुदाय को गुमराह करने के लिए इस प्रकार की योजनाएँ लाए जा रहे हैं कि उनको लग रहा है कि पता नहीं हमारे लिए क्या हो जाएगा। संविदा जो कर्मचारी थे उनके प्रोटेस्ट मैंने अगर मैं बात करूं, बहुत सारी हमने कवरेज की है। बहुत सारे लोग अलग अलग विभाग में, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो अग्निशमन हो, चाहे वो बिजली विभाग में हो, वो अभी धरने पे उतरे हुए थे। उनका कहना था कि ठेकेदारों द्वारा मनमानी की जा रही है और उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। उनको लेके भी आज 3,000 जो है पद उसको भर्ती दी गई है, लेकिन स्थायी करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि उनकी विशेष मांग थी, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। देखिए, संविदा का जो मॉडल लेके आ रहे हैं, वो मॉडल सीधा-सा यही है कि हम कहीं न कहीं मानसिक रूप से लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, ताकि किसी भी विभाग में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो, तो उसमें जो टेम्परेरी जो भी कर्मचारी वो उसकी बोलता नहीं है। उसका कारण है कि बोलेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं अगर परमानेंट स्टाफ होता है, तो वो गलत का विरोध करता है, क्योंकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा डर क्या होगा? ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा उसको नौकरी खोने का डर नहीं रहता। एक सिस्टम डिज़ाइन किया जा रहा है और जो संविदा कर्मचारी जो माँग कर रहे थे लंबे समय से कि उनको उचित सम्मानित जो वेतन है वो मिले, उनकी कुछ डिमांड्स है वो पूरी की जाए, उनकी तो बात ही नहीं हुई। उनका कोई स्थायीकरण, उनका कोई रास्ता निकाला जाए, उनका कोई समायोजन किया जाए, सबका नहीं तो कुछ का किया जाए, वो कोई बात नहीं है और फिर से संविदा कर्मचारी लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये जानबूझ के एक बार ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जा रहा है कि लोगों का किस प्रकार से युवाओं का शोषण किया जाए। काफ़ी सारे वर्ग क्योंकि प्रोटेस्ट पे उतरे थे। अगर हम बात कर रहे हैं रोजगार की, तो कृषि विश्वविद्यालय में करीब 443 पदों की बात की गई है। क्या कहेंगे उसके बारे में कि ज़मीनी स्तर पर कितना काम हो गया? देखिए, कृषि विश्वविद्यालय में इन्होंने कहा है कि हम 400 और कुछ पदों की भर्ती करेंगे। मैं सरकार से और माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी से पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश के 10 विश्वविद्यालय में तो एक ही फैकल्टी नहीं है स्थायी। तो आप एग्रीकल्चर का ही क्यों जोड़ा आपने? क्या और एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है? क्या बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है? आप किस प्रकार से एआई का उपयोग करोगे? क्या आप बच्चों को स्कूल के साथ-साथ यूनिवर्सिटी में जो अभी जो यूथ है, जिनके ऊपर देश का भविष्य टिका हुआ है, जो राष्ट्र के निर्माता होंगे, उनके लिए कोई आपको प्लान दिख नहीं रहा है, या फिर जानबूझ के आप उनके लिए प्लान नहीं बनाना चाहते? मतलब आप कह रहे हैं कि बाकी जो यूनिवर्सिटी थी उन पे भी ध्यान दिया जाना था, स्पेसिफिकली कृषि विद्यालय की बात की गई है। देखिए, कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश में कितने हैं? उनके लिए 442 पदों की बात की जा रही है और बाकी 10 विश्वविद्यालय तो ऐसे हैं जिनमें एक भी स्थायी फैकल्टी नहीं है। इसके अलावा तमाम जो विश्वविद्यालय, लगभग 30 के लगभग विश्वविद्यालय, उनमें लगभग 60% पद रिक्त हैं। सिर्फ़ एक जुमला दिया गया है, उस जुमले के बहाने ये है कि बाकी में भी हम कर देंगे। लेकिन उच्च शिक्षण संस्थाओं को ख़त्म किया जा रहा है। इस पूरे बजट में देखिए आप, किसी भी प्रकार की फेलोशिप की कोई घोषणा नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई विशेष पैकेज नहीं है कि जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों के लिए, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के बच्चों के लिए कोई घोषणा हो। कह रहे हैं कि बालिकाओं को हम टैबलेट दे देंगे, उसमें ई-वाउचर देंगे 20,000। किशोरियों के लिए पोषाहार की भी बात की गई है। पोशाहार की बात की गई है, उनके लिए सैनिटरी नैपकिन होता है वो नहीं मिल रहा है। इसके अलावा उनकी जो स्कूटियाँ हैं वो 3 साल से नहीं मिल रही हैं, उनके जो टेंडर निरस्त हो रहे हैं। इसके अलावा उनको जो फेलोशिप जो मिलती थी, चाहे वो गार्गी पुरस्कार हो या पद्मश्री जो योजना थी, वो उनके सब में कटौती की गई है। तो वो कटौती की जा रही है, एक दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कहीं न कहीं रात दिन का अंतर है। ये बजट इस प्रकार का निराशा करने वाला है कि युवाओं को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का सरकार बजट पेश करेगी। अच्छा, रोजगार के लिए एक आखिरी क्वेश्चन मेरा रहेगा, क्योंकि आज बजट हुआ है, उसके बाद में सबसे ज़्यादा आलोचना जो है वो सरकार की इस बात को लेकर हो रही है कि कहाँ 1 लाख नौकरियों की मांग युवा कर रहे थे और आज सदन में कह दिया गया है कि नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बनो, और लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब युवा नौकरी मांगे भी नहीं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो बजट में जो आज बात हो रही है वो यही हो रही है कि बजट में ये कहा गया है कि आपको नौकरी लेनी नहीं है, आपको नौकरी देनी है। तो देंगे कैसे? उसके लिए कोई रोड मैप है क्या?
देंगे किस क्षेत्र में, उसके लिए कोई रोड मैप है? वैसे लोन की घोषणा भी की गई है कि 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, महिला जो स्वयं समूह है उनको भी और युवाओं को भी। देखिए, लोन की बात पिछले बजट में की गई थी। सरकार ये आंकड़ा दे कि हमने पिछले बजट में जो लोन की बात की गई थी, हमने कितने लोगों को लोन दिया है। वो लोन मिलना बहुत दूर की बात है कि जो युवा लोन लेने के लिए जाएगा, उसको बैंक वाले उसके साथ कैसा दुर्व्यवहार करते हैं, उसको लोन मिलना बहुत दूर की बात है। लोन उसी को मिलेगा 1 लाख को नहीं मिले, 10 लाख को देने की बात करें राजस्थान में, लोन मिलेगा उसी को जो सिस्टम में, व्यवस्थाओं में बैठा है। बेरोजगार युवा को सिर्फ और सिर्फ ठगने के अलावा उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि एप्स्टीन फाइल में जिनका राजस्थान के प्रदेश के नेताओं का नाम आ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उसमें नाम आ रहा है, उनके परिवार का नाम अच्छा सर, हम अगर बात करें तो आज पानी को लेकर जो है बड़ी बात की गई है, कई ट्यूबवेल्स की घोषणा की गई है, 6,500 गांव लगभग बोले गए हैं कि इनको पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। ये आप मानते हैं कि एक अच्छा इनिशिएटिव है? देखिए, पहले जो बजट आया था, सरकार जब बनी थी, उन्होंने लगभग 25,000 टेक्निकल हेल्पर, जिसमें प्लम्बर वगैरह होते हैं, जो ट्यूबवेल वगैरह इनको ठीक करते हैं, उस भर्ती का क्या हुआ? पिछले बजट में भी नहीं है। इसमें कह रहे हैं कि हम फिर से कर देंगे। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है कि पानी बहुत आवश्यकता भरी चीज़ों में से आता है, जल और पानी। लेकिन जो बातें कही जा रही हैं, क्या वो धरातल पे उतर रही हैं क्या? आपने देखा होगा अमीना शाह का जो नाला है, उसके ऊपर किस प्रकार की अलग प्रकार से व्यवसायीकरण किया जा रहा है उसका, और किस प्रकार से अडानी को एजेंट बना के अडानी को प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। तो नलकूप बनेंगे कहाँ, उनको ठीक करने वाले कहाँ कैसे होंगे, और जो नलकूप अभी खराब पड़े हैं उनको कैसे ठीक किया जाएगा, इस प्रकार की कोई नीति इनके पास में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कागजी बजट है, ये निराशा भरी बजट है। सीधा सीधा आपका कहना ये है कि जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है, घोषणाएं बड़ी बड़ी करती हैं। बिल्कुल, घोषणाएं सिर्फ जमीनी है, हवाई घोषणाएं हैं, युवाओं के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है। और ये विपक्ष की अब जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार से इस सरकार का जो नकली जो चेहरा है उसको उजागर करे और ये तथ्यात्मक रिपोर्ट सदन में पेश करें। विपक्ष से उम्मीद करते हैं हम कि पिछले बजट में इन्होंने क्या कहा वो किया, उससे पहले बजट में क्या कहा वो किया, और इन्होंने कौन से वादे पूरे किए, किस प्रकार से युवाओं को ठगा। इसकी जिम्मेदारी भी अब प्रदेश के नौजवान युवा ये उम्मीद कर रहे हैं कि विपक्ष पेश करेगा, तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का काम किया जाएगा। अच्छा सर, आप युवाओं की आवाज उठाते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बदलाव होने चाहिए थे या क्या ऐसी घोषणाएं जी तो आप प्रेफर करते हैं कि ये घोषणाएं बजट में की जानी चाहिए थी? देखिए, सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि सबसे बड़ा मुद्दा वो मार्कशीट घोटाला है, उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स एसआईटी का गठन करते कि हम पहले इसकी जांच करेंगे और युवाओं को चाहे 6 महीने लेट नौकरी निकल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास संस्थाओं पे होता, आरपीएससी का कोई पुनर्गठन करते अगर भंग नहीं कर सकते थे, और इसकी कार्यप्रणाली में कुछ सुधार करते। इसके अलावा एसआई भर्ती और अन्य भर्तियों में इंटरव्यू खत्म करते। इसके अलावा 1 लाख पदों की जो नौकरियों की बात हो रही है, जो कह रहे हैं कि नौकरी देने वाले बढ़ो, उसकी जगह जो पद रिक्त हैं, जिससे प्रदेश को चलाना है, सच में जरूरत है जिनके ऊपर हमारे प्रदेश का भार उनके ऊपर रहता है, उन पदों की घोषणा करते कि इस विभाग में इतने पद होंगे, इसकी भर्ती होगी, कब होगी, कैसे परीक्षा परिणाम आएंगे, इसकी होती। इसके अलावा जो शिक्षा वीर योजना अग्निवीर की तरह ला रहे हैं, उस योजना को कहीं ना कहीं वापस लेना चाहिए था। उन कॉलेजों को सरकारी करके उनमें स्थायी भर्तियाँ निकालनी चाहिए थी। संविदा भर्ती कम से कम होनी चाहिए थी। इसके अलावा एक भर्ती, एक परीक्षा, एक पेपर की रणनीति होनी चाहिए थी, जिससे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बंद होती, युवाओं के साथ में जो ठगी हो रही है वो बंद होती। और काफ़ी लंबे समय से रोस्टर रजिस्टर को लेकर प्रदेश के युवा आंदोलनरत हैं, उनकी बात को सुनने के लिए कोई ऐसा स्पेशल एक आयोग बनाना चाहिए था, जिसमें आरक्षण को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो वो बोर्ड काम करेगा, फिर उसके बाद में भर्ती आएगी, जिससे विवाद कम से कम होता, भर्तियाँ कम से कम कोर्ट में जाती। एक ऐसा स्पेशल बोर्ड बनाना चाहिए था जिसके माध्यम से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को न्याय मिलती, क्योंकि कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं युवा, लेकिन रोजगार के साथ साथ में वो आर्थिक रूप से भी तंगी झेल रहे हैं। तो एक स्पेशल कोर्ट भी होना चाहिए था। इसके अलावा प्रदेश के युवाओं को किस प्रकार से राजस्थान की भर्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, इसके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए थी। आप देखिए जो आरपीएससी में आरएस का जो परीक्षा पैटर्न है, उसमें 800 नंबर का जो मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, उसमें से राजस्थान का कितना वेटेज है। तो राजस्थान के युवा वोट दे रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। इस प्रकार की तमाम मांगों को लेकर इनकी रणनीति होनी चाहिए थी। छात्र संघ चुनाव की बहाली की बात इनको करनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने जब सरकार में नहीं आए तो अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम छात्र संघ चुनाव को बहाल करेंगे। छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, न वो वादा पूरा कर रहे हैं, और उसके नाम से फीस की वसूली हो रही है।
और किसी विश्वविद्यालय में एक ऐसा मॉडल बनाते जिसमें स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम होता, लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलते, ताकि युवाओं को कहीं ना कहीं इस राष्ट्र के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में योगदान देने का अवसर मिलता। लेकिन इन सब बातों का कहीं भी उल्लेख नहीं है, इसलिए युवा निराश है। युवा निराश है, मेन बात ये है। अच्छा, आपकी नज़र में एक शब्द में या एक पंक्ति में इस बजट को लेकर कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहें? जुमलों का बजट, नाउमीदी बुरा बजट, जिसमें युवा हताश है, किसान निराश है और महिलाओं के लिए सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, ये इनका कहना था और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा उम्मीद ही रोज़गार को लेकर इस बजट से जताई जा रही थी कि 1 लाख जो है युवा उनको रोज़गार मिलेगा, स्थायी भर्ती मिलेगी। वहीं हमने जयपुर में देखा कि संविदा जो कर्मचारी है वो लगातार हर वर्ग से, मैं कह रही हूँ एक वर्ग की ये बात नहीं है, हर वर्ग से धरनों पर, प्रोटेस्ट पे उतरे हैं। उनकी एक ही मांग है कि हम इतने साल से काम कर रहे हैं, 5,000, 3,000, 4,000 में उनको भुगतान किया जा रहा है। आप खुद सोचिए आज के समय में इतना कम भुगतान, और उसके बाद बजट में उनका जिक्र तक नहीं किया जाता है कि उनको स्थायी किया जाएगा, कोई कंपनसेशन दिया जाएगा या फिर। लेकिन उसके बाद जो है, हालांकि स्ट्रक्चर की बात काफ़ी की गई है शिक्षा में, स्कूल जो हमने आपको बताया, जो कई इनिशिएटिव्स वो बताए, नशा मुक्त युवा को लेकर बात की गई थी, लेकिन युवा निराशा नज़र आ रहा है रोजगार के क्षेत्र में, अगर मैं कहूँ तो। उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही और तमाम रिपोर्ट्स और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।